बात करें, ये वही लोग हैं जो ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते थे। तो क्या कर्नाटक में ईवीएम हैक हो गई थी? ये वही लोग थे जो संविधान पे उंगली उठाते थे। आज संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करते हुए मोदी जी देश को एक विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खटाखट 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 जो इनके वचन हैं। ये राहुल गांधी का जो कि 1 लाख वाला जो बयान था, उसका काफ़ी प्रभाव तो पड़ा है जनता के बीच में, जनता के मन में, कि तभी यूपी में लाइनें लग रही हैं। महिलाएं जो है लगातार कह रही है हमने फॉर्म फिल किया, हमारा 1 लाख रुपए लाइए। तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव जो था वो काम तो कर गया बहुत ज़्यादा। देखिए, फॉरेन फंडिंग आई है, मीडिया की तरफ से फॉरेन फंडिंग आई है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से एंटी इंडियन जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इन चुनावों में सबसे ज़्यादा अपना भागीदारी करी है। क्योंकि भारत अगर सशक्त होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए, चाइना के लिए वो एक टेंशन की बात है। तो वो उन लोगों से किस प्रकार से फंडिंग लेकर विपक्ष इस बार उस भ्रांति को फैलाने में सक्षम रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उंगली उठाई जाती थी, ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, संविधान के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, तो वो उंगलियां आज नहीं उठेंगी इस रिजल्ट के बाद। देखिए, अकेले भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं, पूरे इंडी गठबंधन की उतनी सीटें उसके भी बराबर नहीं है। पहली बात, 10 साल में अगर कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार टेक्निकली समझेंगे तो जो त्रिकोणीय मुकाबला होता था इस बार बाइपोलर हो गया, जिसकी वजह से क्रेडिट मिल गया उनको। और कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा से माइनॉरिटी रहा है। 20% माइनॉरिटी है देश के अंदर, 23% उनको वोट बैंक आया है। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कौन सा तीर मार दिया है 3% वोट्स का इजाफा करके, वो भी इतनी गठबंधन करने के बाद। सारी दूसरी छोटे मोटे दलों को, राज्य सरकारों को अपने साथ, राज्य की जो दलों को अपने साथ लेने के बाद भी अगर वो एक टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं तो कांग्रेस को भी इस विषय में सोचना चाहिए। जहाँ तक मोदी जी का दावा और आंकड़ों की बात है, तो ये मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश को काउंटर ज़रूर करना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जो मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे उनको नहीं टिकट दी गई और पूरा दारोमदार योगी जी और मोदी जी के कंधे पर लड़ा गया। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है कि पूरा, क्योंकि विपक्ष एक हो गया था तो पूरा अल्पसंख्यक समाज एक तरफ हो गया और कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं वो बाहर निकल कर नहीं आए, उसका असर ज़रूर पड़ा है। लेकिन वहीं अगर आप पैरेलल देखो तो एमपी में, उड़ीसा में, डाउनलाइन साउथ में, तेलंगाना में, जहाँ पे बीजेपी की उपस्थिति भी नहीं थी, वहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर टेक अवे लेना चाहेंगे तो हाँ, ये ले सकते हैं कि थोड़ा सा चुनावी जो प्रबंधन है और जो उम्मीदवारों का चयन है, और अगर जनता के बीच में नाराज़गी है इतनी सेवाएं देने के बाद भी, तो उसको एनकाउंटर किया जाए। लेकिन 240 का आंकड़ा 99 से बहुत बड़ा है। दीदी मैम, इस बार हम ये देख रहे हैं, देखिए ये जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, विपक्ष तो यहाँ भी हमलावर है, कहते हैं कि मोदी जी आज तक तो केवल भाजपा की बात करते थे, कहते मोदी सरकार, भाजपा सरकार। इस बार एनडीए पर जोर देना पड़ा प्रधानमंत्री को। विपक्ष ये भी कह रहा है कि अब सरकार जो है बैसाखी वाली सरकार है। जो मोदी की गारंटी थी, चाहे वो यूसीसी हो, एनआरसी हो, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की कवायद हो, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, कह रहे कि बैसाखी वाली सरकार में अब वो वाली गारंटी कहाँ, वो वाला दम कहाँ मोदी में कि वो अब कड़े फैसले कर पाए, अपने दम पर फैसले कर पाए। अगर कोई भी साथ छोड़ देगा तो बेसहारा हो जाएंगे मोदी। तो देश के अंदर एकमात्र राजनेता हैं जिन्होंने एक राज्य के सीएम का पद का 3 बार शपथ लिया, और जवाहरलाल नेहरू के बाद एकमात्र और नेता हैं जिन्होंने 3री बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया और आरएसएस के केडर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गठबंधन की रही है। यद्यपि मोदी जी के पास 2019 और 2014 में पूर्ण मेजॉरिटी थी, उसके बाद भी वो एनडीए को साथ लेके ही चले हैं और आज भी उसी को लेके चल रहे हैं। अब बात हो रही है कि उनके जो वादे थे, क्या वो, क्योंकि इतने सारे सहयोगी दल हैं, वो उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अभी भी आपने देखिए जो टॉप मंत्रालय हैं जिनसे कहीं ना कहीं देश सुप्रीम पावर की तरफ जाता है, चाहे वो रक्षा तंत्र हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, चाहे वो भाजपा ने अपने ही उन्हीं मंत्रियों को दिया है जिन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है और देश ने उसके विकास देखा है। दूसरी बात ये है कि वादे के जहाँ तक नाम है, वादे मोदी जी ने अपने, मैं समझती हूँ जो कई भी नहीं थे वो भी पूरे करे हैं। जिस हिसाब से विकास पथ के ऊपर 2047 का विजन लेकर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, और कल ही शपथ के बाद सबसे पहले अगर उन्होंने हस्ताक्षर चलाया तो हमारे किसान
भाइयों की निधि को उसको उन्होंने डिलीवर किया। और उसके बाद आज ही मैं समाचार के माध्यम से मुझे पता चला कि पीएम आवास 3 करोड़ से ऊपर गरीबों के लिए उन्होंने मुहैया कराने का आह्वान किया। और 100 दिन का वो अपना जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ विकास को भी आगे प्रेफरेंस करके दे रहे हैं। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन यूसीसी या एनआरसी की बात है, तो मेरे को लगता है कि पूरे गठबंधन में, अगर आपने कल शपथ ग्रहण समारोह देखा हो, जितने भी घटक दल हैं पूर्ण सहयोग के साथ उनके साथ खड़े हैं। और अगर जैसे नीतीश जी की भी बात होती है, नीतीश जी को भी जो मैंडेट आज तक मिला है, कहीं ना कहीं उस मैंडेट का जो मतदाता है उसकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा एक कॉमन विचारधारा है। तो वो वहाँ से अपनी मैंडेट को वो कभी भी टारगेट करके या उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। वैसे चंद्रबाबू नायडू है, और मुझको तो ऐसा भी अंदेशा लगता है, ऐसा अनुमान लग रहा है कि आने वाले समय में घटक दल के यानी कि INDIA के अलायंस के भी कुछ ऐसे दल होंगे जो देश हित में एनडीए के साथ आएंगे। आप देखिएगा ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि देश प्रगति पथ पर है। हालांकि इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। इस चुनावों से बहुत अच्छा टेक अवे ये ज़रूर आया है कि विपक्ष मजबूत हुआ है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष एक अच्छी साइन की निशानी है। और मैं समझती हूँ विपक्ष के कंधों पर भी देश की जनता ने दायित्व दिया है, वो निर्वाह करें। खटाखट राहुल गांधी जी 8500 रुपये देश की महिलाओं को दे देंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी बात, वो मोदी जी के दावों की तो बात करते हैं लेकिन अपने दावों की भी बात करें। ये वही लोग हैं जो ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते थे। तो क्या कर्नाटक में ईवीएम हैक हो गई थी? ये वही लोग थे जो संविधान पे उंगली उठाते थे। आज संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को स्थापित करते हुए मोदी जी देश को एक विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खटाखट जो इनके वचन हैं। ये राहुल गांधी का जो 1 लाख वाला जो बयान था, उसका काफ़ी प्रभाव तो पड़ा है जनता के बीच में, जनता के मन में, कि तभी यूपी में लाइनें लग रही हैं। महिलाएं जो है लगातार कह रही हमने फॉर्म फिल किया, हमारा 1 लाख रुपए लाइए। तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव जो था वो काम तो कर गया बहुत ज़्यादा। देखिए, फॉरेन फंडिंग आई है, मीडिया की तरफ से फॉरेन फंडिंग आई है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से एंटी इंडियन जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इन चुनावों में सबसे ज़्यादा अपना भागीदारी करी है। क्योंकि भारत अगर सशक्त होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए, चाइना के लिए वो एक टेंशन की बात है। तो वो उन लोगों से किस प्रकार से फंडिंग लेकर विपक्ष इस बार उस भ्रांति को फैलाने में सक्षम रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उंगली उठाई जाती थी, ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, संविधान के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, तो वो उंगलियां आज नहीं उठेंगी इस रिजल्ट के बाद। और काम किया है, मैं समझती हूँ काम से ज़्यादा भ्रमित करने का काम किया है। देश की जनता को थोड़ा सा विवेकशील होना पड़ेगा। और अगर आप भ्रमित हो ही गए हैं तो आप अपने भ्रम को तोड़ने का और आगे प्रयास करें। जो वचन घटक दल ने यानी कि ऑपोजिशन ने आपको दिए थे और जिन राज्यों में उनकी सरकार है, आप जाइए कर्नाटक में जाके देखिए, लाइनें लग रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो वादे राहुल जी ने करे थे या केजरीवाल जी यहाँ पे जो 770 का आंकड़ा दिल्ली में और पंजाब में भी बिल्कुल सफाया हो गया, केवल 3 सीटें लेकर आए हैं। आज जल संकट है दिल्ली के अंदर, आज बिजली का संकट है दिल्ली के अंदर, आज कूड़े का संकट है दिल्ली के अंदर। अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे मंगोलपुरी से, 25,000 का जल बोर्ड का बिल था, तो उसके बाद घर में नल से जल नहीं था। तो विपक्ष को जवाबदेही देनी है कि जो जहाँ जहाँ उनकी राज्य सरकारें हैं उन्होंने जो लांछन आप लगा रहे थे, चाहे आज लालू जी या लांछन लगा रहे हैं बेरोजगारी का, तो उनसे पूछिए कि जो ज़मीनें आपने नौकरी के अगेंस्ट ली, उन लोगों को क्या आप नौकरियां देंगे बिना ज़मीन लिए? या जो आप बोलते हैं कि देश में भूखमरी है, तो आप सबसे ज़्यादा भूख तो आपकी है, आप गायों का, जानवरों का चारा खा गए, तो क्या आप देश की जनता को खाना देंगे? तो ये उन लोगों को जवाब देने का आज देश ने उनको एक मंच दिया है। बिल्कुल, इस बार हम देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार अब तेज तर्रार हमले तो कर ही रहे हैं। कह रहे कि प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे तब घाटी में हमला हो रहा था, आतंकवादियों ने बस को टारगेट किया है, 10 लोगों की लगभग कह रहे हैं जान चली गई है, कई घायल हो गए हैं, घायल भी अभी उपचारित हैं और वहाँ भी संभावना है कि कई लोग और बड़े सीरियस हो गए हैं। कह रहे कि ये कैसा एक कह रहे माहौल बन गया है, मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उधर आतंकवादी जो है अटैक कर रहे हैं, इस तरीके से वो कनेक्ट कर रहे हैं बात को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से पुलवामा के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था, जिस तरह का से आज पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज है, भारत की रक्षा तंत्र निश्चय रूप से इसका जवाब देगा। और उसने आगे भी दिया है बिना कैजुअलिटी के लिए। लेकिन मैं और आप दिल्ली में खड़े हैं, यही यूपीए की सरकार थी, जगह जगह बोर्ड लगा रहता था कि किसी वस्तु को हाथ ना लगाइए, बम हो सकता है। तो इन लोगों से पूछिए, जब आपके शासनकाल में देश के एक एक शहर में बम विस्फोट और ट्रेनें उड़ जाती थी,
तो उस वक़्त आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? जब अज़मल कसाब ने मुंबई में अटैक किया तो उस समय तब के प्रधानमंत्री अगर ओबामा से हेल्प मांगते हैं और आज के प्रधानमंत्री अगर पुलवामा का अटैक होता है तो बिना कैजुअलिटी के अगर उरी का अटैक और हम सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो निश्चित रूप से भारत का जो रक्षा तंत्र है मजबूत है और मुझे बहुत निंदनीय है और इसके अगेंस्ट मुझे लगता है देश का रक्षा तंत्र बहुत सटक जवाब लेगा पाकिस्तान। सरकार चल पाएगी क्योंकि राहुल गांधी पूरा विपक्ष कह रहा है कि सरकार अब चलने वाली नहीं है, आप 6 महीने रुक जाइए, 1 साल रुक जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि बैसाखी हैं, 2 बैसाखी हैं, दोनों खिसकने वाली एक तरीके से कह रहे हैं। सरकार ने तो पहले ही दिन से 100 दिन के मैराथन दौड़ रही है, पहले ही दिन से किसानों के लिए और देश के गरीबों के लिए आवाज़ निकाल दिया है। मोदी जी बहुत ही प्रोएक्टिवली अपनी मंत्रिमंडल के साथ काम कर रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, बैक टू बैक चीज़ों को डिलीवर किया जा रहा है, तो चलने की बात नहीं है। सरकार मैराथन की स्पीड से भारत को दौड़ते हुए 2047 के विकास तक और विकसित भारत तक के लिए वो प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और काम कर रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बार बार जो मोदी जी द्वारा किए गए वादे थे, चाहे वो POK हो जो अमित शाह जी ने कहा, चाहे वो तमाम प्रकार के मुस्लिम आरक्षण को लेकर के खास एक चर्चा छिड़ी हुई है कि जिन नायडू जी की बात कर रही हैं जो आज अलायंस में है वो तो अपने गृह राज्य में कह चुके हैं कि हम तो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है ही नहीं, वो तो कह चुके हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अब नड्डा जी हैं वो भी ये भी कह दिया कि काशी मथुरा का भी कोई प्लान नहीं है। तो जो मोदी 3.0 की जो बात की जा रही है, क्या ये 2014-2019 वाले मोदी नहीं है? क्या ये जो हिंदुत्व वाली छवि वाली का माहौल बना हुआ था, काशी मथुरा की जो बात की जा रही थी वो वाले मोदी नहीं है? अयोध्या हार गए, शायद वहाँ से एक सबक मिल गया है कि अब जो है हम काशी मथुरा की बात ना करें तो ही अच्छा है। इस तरीके की अब कुछ बातें हो रही है क्या, कि कमजोरी आ गई है क्या कुछ? देखिए, मैं नहीं समझती कि केवल हिंदुत्व की राजनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ी है। बीजेपी देश के विकास और देश को मजबूत की विचारधारा के साथ आगे बढ़ी है। हिंदुत्व उसमें से एक मुद्दा है था और राम मंदिर को उन्होंने अचीव किया और मुझे को नहीं लगता है ये जितने भी आप एजम्पशंस लगा रहे हैं और मोदी जी क्या करेंगे ये तो किसी को पता ही नहीं चलता, चाहे नोटबंदी हो चाहे धारा 370 हटानी हो, किसी को पता भी नहीं चला। ये लोग बोलते रह गए कि खून की नदियाँ बह जाएंगी और एक मच्छर तक नहीं मरा और धारा 370 बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हट गई। या और भी विवाद हुए, देश में इतनी जगह दंगे होते थे, वो दंगे रुक गए, जब बम विस्फोट होते थे बम विस्फोट रुक गए। तो ओवरऑल और विकास की धारा पे देश आगे बढ़ा, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, सुरक्षा की रूप से मजबूत हुआ और सबसे बड़ी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, आखिरी गाँव तक आज सड़क जा रही है, बिजली जा रही है, हमारे बॉर्डर सिक्योर हो रहे हैं। आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह में किस प्रकार पड़ोस के मुल्कों को भी बुलाया गया, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव तक को बुलाया गया, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमारे बॉर्डर्स मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तो पूर्ण तरीके से पहले से क्यास लगाना कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मुझे लगता है मोदी जी को, देश की जनता को इतना तो समझ जाना चाहिए कि वो जो भी करेंगे ऐसे निर्णय लाएंगे, ठोस निर्णय लाएंगे जो राष्ट्रहित में होगा। और पहले अनुमान लगाने से होता क्या है, चाणक्य भी कहते हैं कि अपनी प्लानिंग कभी किसी को ना बताओ, क्योंकि प्लानिंग बता देंगे तो आपकी प्लानिंग आदि वो सामने वाला होगा। तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से देश के विकास की प्लानिंग वो कर रहे हैं और उसका जो नतीजा है हम लोगों ने भारतवासी को कहा। योगी जी का जलवा कम हो चुका है क्या? मैं नहीं समझती योगी जी का। देखिए उसमें योगी जी नहीं है, पूर्ण रूप से अगर जब चुनाव लड़ा जाता है तो खाली एक व्यक्ति नहीं लड़ता, पूरा संगठन लड़ता है। तो संगठन में ज़रूर कोई ना कोई चूक या कोई ना कोई, मैंने जैसे कहा कि मेरा अनुमान है कि शायद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स में और ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी जी और योगी जी की वजह से ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि मायावती कहीं से भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से पोलराइजेशन ऑफ वोट होती थी और क्योंकि विपक्ष एक हो गया था। जो अल्पसंख्यक समाज है, ये तो बात निश्चित है, पूरी 95% अल्पसंख्यक समाज ने सिर्फ एक तरफा वोटिंग दी है।